दिसंबर की आखिरी रातें चल रही थी। पहाड़ी गांव घाटीपुर पर सर्दी ऐसी टूटी थी कि पत्तों तक की सांस जम जाए। सुबह का कुहासा इतना गाढ़ा कि लगता जैसे पहाड़ बादलों को ओढ़ कर बैठा हो। गांव की छोटी सी बस्ती में सब अपने अपने घरों में दुबके थे, पर दीपू की कुटिया में बस सन्नाटा और ठंड ही ठहर गई थी। छोटा बेटा लक्कू कांपते हुए बोला, हाथ बिल्कुल बर्फ हो गए। थोड़ा और चादर ओढ़ ले बेटा, आग तो लकड़ी मिले बिना जलेगी कैसे। दीपू ने बच्चे को सीने से चिपका लिया। अंदर पत्नी सीमा मिट्टी के चूल्हे को टटोलती रही। सुनो जी, कल के बचे 2 सूखे छिलके हैं, उससे थोड़ी आग सुलगा लेते हैं। नहीं सीमा, उन्हें बचा कर रखो, रात लंबी है, अभी तो दिन है। दीपू ने हौले से कहा, जबकि खुद उसकी उंगलियां सुन्न थीं। बाहर पहाड़ी रास्ते पर हवा तेज गरजती हुई गुजर रही थी। गांव के सरदार तहल सिंह के आंगन में बड़े बड़े अलाव भभक रहे थे। ढोल, रोशनी और मीठे पकवानों की खुशबू दूर तक फैल रही थी। दीपू ने उसे देखकर बस धीमी सांस ली। किस्मत वालों को तो सर्दी भी गुलाबी लगती है। दोपहर ढलने को थी जब दीपू का दोस्त गोपाल उसके घर आया। ओ दीपू, चल मेरे साथ, ऊपर वाले खेत की हालत देखनी है। रात खूब पाला पड़ा है। दीपू ने पुरानी शॉल ओढ़ी और दोनों पहाड़ की ढलान की ओर बढ़ चले। ऊपर पहुंचते ही दृश्य देखकर दोनों ठिठक गए। गेहूं की कोंपले पूरी तरह झुलसी हुई थी। पत्ते ऐसे मुड़ गए थे जैसे किसी ने कुचल दिए हों। गोपाल ने माथा पीक लिया। हे देवी, अगर ये फसल नहीं बची तो क्या खाएंगे? दीपू धीरे से बोला, भूख सर्दी से बड़ी बीमारी है दोस्त, पर डरने से इलाज नहीं होता, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। दोनों ने पत्थर की ओट में बैठकर चने गुड़ खाया। पहाड़ से आती हवा हर कौर को जमा देती थी, पर बातों में जरा सी उम्मीद बची थी। शाम तक खबर फैल गई कि पास की ढलान पर देवी राम दादा ठंड से चल बसे। गांव में भय उतर गया। लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। हमारे पास ना लकड़ी है ना चारा, अलाव कैसे जलेंगे? मदद आएगी कब? बच्चे तो ठिठुर रहे हैं। हर कोई सवाल पूछ रहा था, पर जवाब किसी के पास नहीं था। उधर दीपू की कुटिया में लक्कू कांपता हुआ बोला, बाबू, हम भी मर जाएंगे क्या? दीपू ने जल्दी से बेटे को गले लगाया। अरे नहीं रे, जब तक तेरे बाबू के पैर चलते हैं कोई ठंड तुझे छू भी नहीं सकती। सीमा ने थके स्वर में कहा, दीपू, घर में अनाज खत्म है और लकड़ी भी, कुछ करो। मैं जंगल जाऊंगा, चाहे रास्ते में बर्फ गिरे या जानवर मिले। इस गांव में कोई और बच्चा ठंड से ना मरे। सीमा घबरा गई। इस सर्दी में अकेले जाओगे? हाँ, क्योंकि कोई एक तो शुरू करे। दीपू ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर जाने लगा। पहाड़ी जंगल की राह सफेद चादर जैसी जमी हुई थी। हर कदम पर बर्फ चटकती, हवा कानों को काटती। दीपू लकड़ी की खोज में इधर उधर भटकता रहा। एक पहाड़ी देवदार गिरा हुआ मिला। वो ठंड से कांपते हाथों से उसकी टहनियां तोड़ने लगा। उंगलियां नीली पड़ चुकी थी, पर आंखों में केवल गांव का चेहरा था। जब बड़ा सा गट्ठर तैयार हुआ, उसने सिर पर रखा और ढलान उतरना शुरू किया। वापसी का रास्ता और भी कठिन था। कई बार फिसला, कई बार गट्ठर छूटा, पर वो रुका नहीं। गांव के लोग सोच रहे थे कि दीपू शायद लौटेगा नहीं। सीमा दरवाजे पर खड़ी हर हवा के झोंके पर घबरा जाती थी। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। देखो, बाबू आ गए। लक्कू चिल्लाते हुए बाहर भागा। दीपू लुढ़कते कदमों से आया, कंधों पर लकड़ियों का बड़ा ढेर और चेहरे पर पसीना। सीमा की आंखों में राहत की चमक भर आई।
अरे ये सब कैसे लाए? जमे नहीं आप? हम जनते कब है? सर्दी दिल की आग से डरती है। उस शाम दीपू ने गांव के बीचों बीच बड़ा अलाव जलाया। धीरे धीरे हर घर से लोग आकर बैठे। बच्चे हाथ सेकने लगे, बूढ़े अपने किस्से सुनाने लगे। टहल सिंह भी आया और दीपू के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा, तूने हमें जीना सिखा दिया। हम तो हार गए थे सर्दी से, तूने हम सबको जोड़ दिया। अगर सब साथ हों तो ठंड क्या, पहाड़ भी पिघल जाते हैं। अगली सुबह सूरज की रोशनी पहाड़ी पर ऐसे फैली जैसे भगवान ने गांव पर हल्की सी गर्मी उकेर दी हो। छतों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। बच्चे किलकारियां मारते हुए दौड़े। देखो, आज धूप आई है। सीमा ने दीपू को देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत से ही ये गांव फिर जी उठा। हिम्मत तो सबके अंदर थी सीमा, मैंने तो बस पहला कदम रखा। गांव के बुजुर्ग बोले, अब से यह अलाव हमारा पहाड़ी पुल होगा, जिससे हम मुश्किलों को पार करेंगे। और उस दिन घाटीपुर में न सिर्फ ठंड पिघली बल्कि लोगों के बीच का डर भी। दीपू अब दीपू भैया अलाव वाले नाम से पुकारा जाने लगा, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि गर्मी लकड़ी से नहीं, हिम्मत से पैदा होती है।